100 पाउंड। सुनने में ये बस एक रकम लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक वादा था। एक ऐसा वादा जिसने विज्ञापन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इसी के साथ शुरू हुई एक कहानी। एक मामूली सी दिखने वाली फ्लू की दवा, एक बहुत ही हिम्मत वाली ग्राहक और एक ऐसा कोर्ट केस जिसने इतिहास बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ इस एक विज्ञापन से। सोचिए, उस वक्त एक खतरनाक इन्फ्लुएंजा महामारी फैली हुई थी। लोग बुरी तरह डरे हुए थे। और ऐसे में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी सामने आती है और पॉल मॉल गज़ट जैसे बड़े अखबारों में एक बहुत बड़ा दावा करती है। उनका वादा सीधा सा था, हमारी दवा इस्तेमाल करो और अगर इसके बाद भी फ्लू हो गया तो हम 100 पाउंड देंगे। मतलब कितना बड़ा कॉन्फिडेंस। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1889-90 के उस दौर में ये कोई मामूली फ्लू नहीं था, एक भयानक महामारी थी जिसने दुनिया भर में करीब करीब 10 लाख लोगों की जान ले ली थी। माहौल ऐसा था कि लोग खौफ में जी रहे थे, किसी भी तरह के इलाज के लिए बेताब थे और बस इसी डर और बेताबी का फायदा उठाने के लिए बाजार में हर तरह के इलाज, या यूं कहें कि तथाकथित इलाज, उतर आए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्बोलिक स्मोक बॉल थी क्या भला? अच्छा, तो ये एक रबर की गेंद जैसी थी जिसके साथ एक ट्यूब लगी होती थी। इसके अंदर भरा होता था कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। गेंद को दबाओ और उससे निकलने वाली एसिड की भाप को ट्यूब के जरिए सूंघो। और कंपनी का दावा ये था कि ये इन्फ्लुएंजा और न जाने कितनी ही बीमारियों का रामबाण इलाज है। पर बात सिर्फ दावे की नहीं थी। कंपनी ने अपने विज्ञापन में ये एक लाइन जोड़कर सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि देखो, हम अपने वादे को लेकर कितने सीरियस हैं, ये दिखाने के लिए हमने अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा भी करा दिए हैं। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, वो ये जता रहे थे कि उनका ऑफर बिल्कुल पक्का है, पैसा बैंक में रखा है। और बस इसी वादे ने हमारी कहानी की हीरोइन लुइसा कार्लिल का ध्यान खींचा। उन्होंने ये विज्ञापन देखा और सोचा, चलो इस पर भरोसा करके देखते हैं। उन्होंने कंपनी को उसके ही शब्दों पर परखने का फैसला कर लिया था। तो देखिए, हुआ ये कि लुइसा ने नवंबर 1891 में वो स्मोक बॉल खरीदी और जैसा बताया गया था ठीक वैसे ही दिन में 3 बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जनवरी आते आते सारी सावधानियों के बावजूद उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उनके पति, जो कि एक वकील थे, ने कंपनी को 2 चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कंपनी की तरफ से एक अनाम चिट्ठी आई जिसमें साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया गया। अब क्या? अब तो एक ही रास्ता था, कोर्ट जाने का। और मार्च 1892 में उन्होंने कंपनी पर केस कर दिया। तो मामला पहुंच गया अदालत और वहां कंपनी ने अपना बचाव करना शुरू किया। उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई, हमारे और लुइसा के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। और मजे की बात यह है कि कंपनी के वकील कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के होने वाले प्रधानमंत्री H.H. इस्क्वथ थे। कंपनी के वकीलों ने कोर्ट में 3 बड़ी दलीलें रखी। पहली, कि ये जो विज्ञापन था वो तो बस एक सेल्स गिमिक था, मतलब बेचने का एक तरीका, कोई सीरियस वादा नहीं। दूसरी दलील ये थी कि भाई, कोई ऑफर पूरी दुनिया को कैसे दिया जा सकता है, ये तो किसी एक इंसान के लिए होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, लुइसा कार्लिल ने हमें कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने हमारा ऑफर मान लिया है, मतलब कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। कोर्ट ऑफ अपील ने कंपनी की एक भी दलील नहीं मानी। जजों ने एक मत से सारे तर्कों को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया लुइसा कार्लिल के हक में। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। चलिए उनके तर्क को समझते हैं। देखिए, जजों का तर्क एकदम साफ था। उन्होंने एक एक करके कंपनी की हर दलील को काटा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं था। कंपनी ने जो बैंक में 1000 पाउंड जमा कराए थे, वो इस बात का पक्का सबूत था कि उनका इरादा कानूनी तौर पर बंधने का था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हाँ, ये ऑफर पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया से नहीं, बल्कि उस हर एक इंसान से होगा जो विज्ञापन की शर्तों को पूरा करेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, इस तरह के ऑफर में आपको अलग से हाँ कहने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन में जो करने को कहा गया है, यानी स्मोक बॉल का इस्तेमाल करना, वही आपकी हाँ है, वही आपकी स्वीकृति है। और आखिर में लुइसा ने जो इसे इस्तेमाल करने की जहमत उठाई और कंपनी की जो बिक्री बढ़ी, वो एक वैध लेन देन था। और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत का, जिसे हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या एक तरफा अनुबंध कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी वादा करती है और दूसरी पार्टी को वादा करने की जरूरत नहीं।
उसे बस उस काम को पूरा करना होता है। जैसे ही वो काम पूरा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको समझाने के लिए लॉर्ड जस्टिस बोवन ने एक बहुत ही कमाल का और सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोचिए अगर मैं अखबार में विज्ञापन दूं कि मेरा कुत्ता खो गया है और जो भी उसे ढूंढकर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, तो क्या हर कोई जो कुत्ते को ढूंढने निकलता है वो पहले मुझे चिट्ठी लिखकर बताएगा कि हाँ मैं आपका ऑफर स्वीकार करता हूँ? नहीं ना, वो तो सीधा कुत्ता ढूंढने निकल जाएगा। कुत्ता मिल गया मतलब ऑफर स्वीकार हो गया और इनाम देना पड़ेगा। कितना सिंपल है। और बस लॉर्ड जस्टिस बोवेन के इसी एक सरल से तर्क ने एक नकली दवा बेचने वाली कंपनी के केस को हमेशा हमेशा के लिए कानून की किताबों में अमर कर दिया। और इसकी जो विरासत है उसका असर आज भी इतने सालों बाद भी हमें विज्ञापनों और कानून की दुनिया में देखने को मिलता है। तो इस केस का महत्व क्या है? सबसे पहले इसने ये तय कर दिया कि विज्ञापन सिर्फ खोखले दावे नहीं हो सकते, वे कानूनी तौर पर बाध्यकारी ऑफर भी बन सकते हैं। इसने एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधारणा को साफ कर दिया। आज भी दुनिया भर के लॉ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के पहले साल में इस केस के बारे में पढ़ते हैं और इसी केस ने आगे चलकर भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों की नींव रखी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात तो ये है कि केस हारने के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने तो अपनी इस हार को ही एक मार्केटिंग टूल बना लिया। उन्होंने नया विज्ञापन निकाला और इनाम की रकम को 2 गुना करके 200 पाउंड कर दिया। कमाल की हिम्मत थी। लेकिन ये सारी होशियारी और शोहरत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। इतने तामझाम के बावजूद कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी 1896 में आखिरकार बंद हो ही गई। कंपनी का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस औरत का क्या हुआ, लुइसा कार्लिन, जिसने अपने 100 पाउंड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? लुइसा कार्लिन ने एक बहुत लंबी और पूरी जिंदगी जी। उनका निधन 1942 में हुआ, जब वो 96 साल की थीं। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे बड़ा मजाक ये है कि उनकी मौत का जो आधिकारिक कारण बताया गया वो था इन्फ्लुएंजा। जी हाँ, वही बीमारी जिसके एक नकली इलाज के खिलाफ उन्होंने वो ऐतिहासिक केस जीता था। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? अगली बार जब कोई ऐसा विज्ञापन दिखे जो इतना अच्छा लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो एक पल के लिए रुकिएगा, क्योंकि ये मामला हमें सिखाता है कि क्या पता वो सिर्फ एक सेल्स पिच ना हो, बल्कि एक ऐसा वादा हो जिसे कानून भी मनवा सकता है। सवाल बस इतना है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं।